तो पिछले लेक्चर्स में हमने मूल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनके मासेस और उसके साथ साथ लिमिटिंग रिएजेंट भी हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है, क्या क्या पैरामीटर सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं और कॉन्सेंट्रेशंस किस किस पैरामीटर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशंस जो है, कोई भी एक सॉल्यूशन मान लेते हैं वाटर और NaCl का, या फिर हम किसी एसिड का HCl या वाटर का। तो जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, और उनमें से कोई एक कंपोनेंट जो होता है वो बहुत अमाउंट जो होता है उस कंपोनेंट का बहुत कम होता है, और उसी कंपोनेंट को हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट जो होता है वो बहुत, उसका अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है, और जो एक्सेस में होता है उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। इसका जो है ये जो होता है ये एक्सेस में होता है, सॉल्वेंट जो है वो एक्सेस में होता है, और ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। ये दोनों मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो सॉल्यूट होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो है वो बहुत एक्सेस में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने NaCl का सोल्यूशन वाटर के अंदर बनाया, सॉल्ट का सोल्यूशन वाटर के अंदर बनाया, तो जो सॉल्ट का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है वाटर के अंदर। 1 लीटर के अंदर अगर हमने 4 ग्राम NaCl भी डाल दिया तो भी एक वो सोल्यूशन बन जाएगा जिसके अंदर NaCl जो है उसका अमाउंट बहुत कम है। और उसी तरीके से अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो HCl का सोल्यूशन वाटर के अंदर, जिसके अंदर HCl का अमाउंट जो है वो बहुत कम है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम मिला देंगे तो सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। बात ये आ जाती है कि हम एक्सप्रेस जो है सोल्यूशन को कौन कौन से पैरामीटर्स में कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनमें हम सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो है वो है परसेंटेज। सबसे पहला है परसेंटेज, दूसरा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, तीसरा है मोल फ्रैक्शन, चौथा है मोलैरिटी, पांचवा है मोलैलिटी, MOLALITY। मोलैरिटी में R है, मोलैलिटी में L है, और छठा है नॉर्मेलिटी। और ये सारे पैरामीटर्स जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लैब में जाते हैं और वहाँ पर हमें ये कहा जाता है कि इतने परसेंटेज का सोल्यूशन बनाओ या फिर इतने मोलर सोल्यूशन बनाओ। तो वहाँ पर ये कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन को, कोई भी सॉल्यूशन को हम परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना, अगर 100 लोग हैं और उनके पास मैंने कह दिया कि उन 100 लोगों में से लाल रंग की टोपी किसने पहनी है, या फिर लाल रंग छोड़ दीजिए, ये कह दिया कि टोपी किसने पहनी हुई है। तो अगर 1 या 2 लोगों ने टोपी पहनी है तो हम कहेंगे कि 2% लोगों ने टोपी पहनी है। तो 100 में से कितने पार्ट्स जो हैं उसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो ये परसेंटेज जो है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है वेट या W/W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट का कितना परसेंट है पूरे सोल्यूशन में, सॉल्यूट जो है वो कितना पार्ट्स है पूरे सोल्यूशन के अंदर। जैसे कि अगर एक कोई बीकर है, बीकर के अंदर पूरा वाटर है, बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है, और इस वाटर के अंदर मैंने NaCl डाल दिया। मुझे पता नहीं कि कितना NaCl डाला है शुरू में, तो मान लेते हैं x ग्राम NaCl डाल दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो है एक सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, और उसके अंदर x ग्राम NaCl है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस सॉल्यूशन को अगर मैं 100 मान लूँ, तो उनमें से कितना पार्ट्स जो है वो NaCl का होगा। टोटल सोल्यूशन को अगर मैं 100 मान लूँ तो NaCl का कितना पार्ट्स होगा। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं पूरे सोल्यूशन को 100 ग्राम मान लूँ, पूरे सोल्यूशन को अगर मैं 100 ग्राम्स मान लूँ तो कितना ग्राम्स जो है वो NaCl का होगा।
तो ये होगा वेट बाय वेट परसेंटेज, क्योंकि हम दोनों को ही, सोल्यूशन को भी और सॉल्यूट को भी, सोल्यूशन को भी और सॉल्यूट को भी हम ट्रीट कर रहे हैं वेट्स में। तो अगर देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये होगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है, अगर एक मैंने वाटर का एक बीकर ले लिया, उसके अंदर HCl भी डिसॉल्व किया, उसके अंदर KCl भी डिसॉल्व कर दिया, तो 2 सॉल्यूट्स हो गए हमारे पास। तो 2 सॉल्यूट्स के केस में हम कैसे उसका वेट परसेंटेज निकालेंगे, तो होगा उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट A होगा और B होगा। 2 कंपोनेंट्स होंगे, A कंपोनेंट मान लेते हैं कि NaCl है, B जो है वो मान लेते हैं कि KCl है। तो NaCl का वेट बाय वेट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये होगा कि वेट ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट A। तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट A भी, इसको मास परसेंट भी कह सकते हैं क्योंकि वेट बाय वेट ले रहे हैं हम, तो मास परसेंट भी कह सकते हैं, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज या W बाय W परसेंटेज भी हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्योंकि हमने कंपोनेंट A का मास कंसिडर किया है, किसके साथ में, पूरे सोल्यूशन के जो वेट है उसके साथ में हमने कंपोनेंट A का जो वेट है उसको कंसिडर किया, तो ये वेट बाय वेट हो गया। इसके बाद आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशंस भी होते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि एक लिक्विड के अंदर हमने लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया, किसी लिक्विड के अंदर हमने लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया, और जो लिक्विड हमने डिसॉल्व किया है वो सॉल्यूट है बहुत ही कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी बीकर को ले लूं और इसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, लेकिन मैंने कुछ ड्रॉप्स जो है उसके अंदर HCl का डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये पता करना है कि HCl का कितना परसेंटेज है पूरे सोल्यूशन के अंदर। अगर 100 ml वाटर है तो कितना ml उसके अंदर HCl डिसॉल्व है, तो इसको भी हम परसेंटेज में ही रखते हैं, वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या V बाय V परसेंटेज। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो आएगा वो एक परसेंटेज के फॉर्म में होगा। अगर 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, अगर 2 से ज्यादा कंपोनेंट डिसॉल्व हैं तो हम एक कंपोनेंट का वॉल्यूम ले लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो तीसरा आता है उसमें होता है वेट बाय वॉल्यूम, वो होता है वेट बाय वॉल्यूम W बाय V परसेंटेज। तीसरा आता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम। उसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस का वेट, कोई सब्सटेंस का कितना ग्राम हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के कितने वॉल्यूम में हमने उसको डिसॉल्व किया। फॉर एग्जांपल ये जो बीकर है, बीकर के अंदर मैंने सोल्यूशन बनाया, किसी भी चीज का एक सोल्यूशन बना लिया, मान लेते हैं कि NaCl का एक सोल्यूशन बना लिया इसके अंदर। तो NaCl का अगर मैंने इसके अंदर सोल्यूशन बनाया तो कितना ग्राम NaCl कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, कितना ग्राम NaCl कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। तो सबसे पहला हमने लिया था उसके अंदर हमने देखा था कि कितना ग्राम NaCl कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, यानी कि वेट बाय वेट हम देख रहे थे। यहाँ पर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऐसे ही हम दूसरे जो भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे KCl हो गया, NaCl हो गया, MgCl हो गया, अगर लिक्विड्स की बात करें HCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, तो इनका जो हम कॉन्सेंट्रेशंस हैं
वो हम परसेंटेज के फॉर्म में भी हम जो है उसको निकाल सकते हैं। जो परसेंटेजेस हैं वो एक्चुअली लैब में केमिकल्स जब हम सोल्यूशंस बनाते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है कि मान लीजिए इंस्ट्रक्टर ने ये कह दिया कि 20 ml सोल्यूशन बनाना है, 20 ml सोल्यूशन बनाना है, 20 ml सोल्यूशन बनाना है NaCl का, 20 ml सोल्यूशन बनाना है NaCl का वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है, W/V सोल्यूशन बनाना है, 20 ml बनाना है। और परसेंटेज दिया है कि 2% बनाना है, हमें 2% सोल्यूशन बनाना है, 2% सोल्यूशन बनाना है। 20 ml टोटल सोल्यूशन होना चाहिए और जो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए वो वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए, W/V होना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इस केस में जो 20 ml है सोल्यूशन, जो 20 ml है उसको 100 ml हमें एज 100 ml हमें ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितना बनाना है? 20 ml ही बनाना है। टोटल सोल्यूशन जो है, जो वॉल्यूम है वो हमें 20 ml ही लेना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज जो है, जो परसेंटेज है जो यहाँ पर वेट बाय वी, जो परसेंटेज है वो दिया है 2%। वेट बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो 2% हमें बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 2% बनाने के लिए उसके अंदर हम NaCl डिसॉल्व कितना करेंगे, कितना ग्राम NaCl हम उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे। और सोल्यूशन जो है वो 20 ml बनाना, तो 20 ml को हमें ट्रीट करना है एज 100। तो क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हमें क्या नहीं पता, वेट ऑफ NaCl हमें नहीं पता अभी। नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम हम बना रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बनाना है, 20 ml मल्टीप्लाइड बाय 20 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया है, 2%, क्योंकि 2% सोल्यूशन हमें बनाना है वेट बाय वॉल्यूम। तो 2% यहाँ आ गया, विच इज इक्वल्स टू, इसको अगर x मान लेते हैं और ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2 × 20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.4 ग्राम। तो 0.4 ग्राम्स NaCl हमें 0.4 ग्राम NaCl जो है वो 20 ml सोल्यूशन में हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर वाटर की बात कर रहे हैं, अगर एक्वस सोल्यूशन बनाना है तो 20 ml वाटर के अंदर हमें 0.4 ग्राम NaCl डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां से पता लगेगा कि 2% सोल्यूशन हमारा बन रहा है अगर हम 0.4 ग्राम NaCl उसमें डिसॉल्व करते हैं। वेट परसेंटेज वहां से बन रहा है। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कोई एग्जांपल ले लें हम, कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनाना है, मैं सारा का सारा सेम ही रख रहा हूँ, वेट बाय वेट नहीं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनाना है, वी बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनाना है, 2% बनाना है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी मान लेते हैं कि H2SO4 बनाना है, कि H2SO4 का सोल्यूशन वाटर के अंदर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 2% हमें बनाना है। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो होगा कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, क्योंकि यही हमें निकालना है, हमें पता नहीं कि कितना वॉल्यूम H2SO4 का हमें मिक्स करना है, उसके अंदर ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितना परसेंट हमें बनाना है, 2%। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 हमें पता नहीं तो x मान लेते हैं इसको। वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम टोटल होना चाहिए वो है 20 ml। 20 ml ही हमें बनाना है, उससे ज़्यादा तो हमें बनाना नहीं है। तो 20 ml यहाँ आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 20 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.4 ml। इस केस में 0.4 ml आएगा। तो 0.4 ml अगर हम 20 ml सोल्यूशन के अंदर, अगर वाटर के अंदर हम बना रहे हैं तो 0.4 ml H2SO4 को हम 20 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 2% का सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि परसेंट की बात की थी हमने, पहले परसेंटेज की बात की थी, तो परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। तो कितने पार्ट्स पर 100, यहाँ पर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर MILLION, पार्ट्स पर मिलियन, इसी को हम ppm भी कहते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कि अगर एक
वैसे तो पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करें तो वो 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख यानी कि 10 पावर 6 या फिर 3 4 5 6, 10 के 1 के बाद 6 जीरो, तो इसको हम 10 लाख कहते हैं या फिर 1 मिलियन कहते हैं। तो 1 मिलियन का कितना हिस्सा, 1 मिलियन का कितना हिस्सा, इसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ें हैं पार्ट्स पर मिलियन जो है वो यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने में, या फिर वाटर के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक हो गया या फिर लेड हो गया, तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम पीपीएम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पीपीएम है वो बहुत कम क्वांटिटी है और ये जो चीज़ें हैं वो वाटर के अंदर या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिसॉल्व होती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लेता हूँ मैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रेस अमाउंट्स में, बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो इसलिए हम पीपीएम का जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर हम बात करें तो 10 लाख मॉलिक्यूल्स ले लिया किसी भी चीज़ का, 10 लाख एयर मॉलिक्यूल्स ले लिया। एयर मॉलिक्यूल्स जनरल बात कह रहा हूँ, उनके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है। तो 10 लाख हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया एक सैंपल, और उन 10 लाख के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, 10 लाख के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के, यानी कि 10 लाख का कितना पार्ट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो खुद ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम का फॉर्मूला होगा, पार्ट्स पर मिलियन होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। तो जैसे मैंने बताया एटमॉस्फेयर का भी एग्जांपल लिया कि अगर हमने एक सैंपल ले लिया और उस सैंपल के अंदर 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर उसी को 10 लाख मॉलिक्यूल्स को ही हमने अगर मास के फॉर्म में लिख लिया, मास के फॉर्म में ले लिया, तो वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि अगर गैस है तो बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो एक तरीके का सोल्यूशन ही बन गया। वाटर है, वाटर के अंदर अगर हमने ग्राउंड वाटर की टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर की टेस्टिंग करने के दौरान अगर हमें आर्सेनिक का पता करना है कि उसके अंदर आर्सेनिक कितना है, या फिर ये पता करना है कि उसके अंदर लेड कितना है, तो वो एक वाटर के अंदर लेड का सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर वो एक वाटर के अंदर आर्सेनिक का सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हमने सैंपल ले लिया, 100 ml का सैंपल ले लिया कि 100 ml हमने वाटर जो है वो ले लिया, या 10 ml का सैंपल ले लिया, उसके अंदर हमें ये पता करना है कि आर्सेनिक कितना डिसॉल्व है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि परसेंटेज की बात करेंगे तो आर्सेनिक ऑब्वियसली 0.00002 कह लीजिए, तो इतना परसेंट होगा। तो ये जो है वो ठीक नहीं होता लिखना। ठीक इसलिए भी नहीं होता क्योंकि बहुत सारे डेसिमल के बाद है। अगर हम इसको और अलग तरीके से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 × 10 पावर 5%। तो ये जो है इसमें एक्सप्रेस करना जो है वो थोड़ा ऑड हो जाता है, थोड़ा अजीब हो जाता है। तो इसीलिए हम पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करके। जहां पर हम परसेंटेज को 10 पावर 2 से या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के लिए, वहीं पर हम पीपीएम में 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो नंबर है वो थोड़ा एक नंबर जो है वो होल नंबर मिल जाए, या फिर एक नंबर ऐसा आ जाए जो कि डेसिमल्स में ना हो, 10 में हो या 11 हो या 2 हो या 3 हो, वो डेसिमल्स में ना हो। 2.5 भी हो सकता है लेकिन 0 से कम ना हो। तो कहने का मतलब है कि पीपीएम जो है सल्फर डाइऑक्साइड के केस में, अगर हमने जो एटमॉस्फेयर में देखा था कि कितना मास, हमने अगर एक सैंपल ले लिया कि 100 ग्राम हमने एयर का सैंपल ले लिया, उसके अंदर कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वही हम पता करेंगे कि अगर 100 ग्राम का हमने सैंपल ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम का सैंपल ले लिया तो हमने 100 ग्राम्स हम ले लेंगे, 100 ग्राम्स हम ले लेंगे। इस 100 ग्राम्स में से हमें पता लगा, इन 100 ग्राम्स में हमें पता लगा कि 0.002 ग्राम ही सल्फर डाइऑक्साइड है, 0.002 ग्राम ही सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर 6, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो होगा पार्ट्स पर मिलियन या फिर पीपीएम। तो इसको अगर हम कैलकुलेट भी करके देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 2 3, तो 2 × 10 पावर -3, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अगर इसको हम कैलकुलेट करें ये नेगेटिव हो जाएगा,
ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 पावर -5 प्लस 6 यानी कि 10 पावर 1 यानी कि 10। तो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 20 ppm। तो एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि अगर 0.002 ग्राम ही सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमें एटमॉस्फेयर में मिल रहा है 100 ग्राम के सैंपल में, 100 ग्राम एयर के सैंपल में, तो वो 20 ppm के बराबर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ सिंबल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स को हम आगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी जब करेंगे तो हम इसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट को हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को बी से। और सॉल्यूशन जो होगा, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट को बी से और सॉल्यूशन को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो भी ए बी एस जो होगा वो किसी सिंबल के सबस्क्रिप्ट में होगा। सबस्क्रिप्ट यानी कि पैरों में होगा। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि सॉल्वेंट का वेट मान लेता हूँ W, अगर मैं सॉल्वेंट का वेट W मान लेता हूँ तो क्योंकि ये सॉल्वेंट है तो वो मैं WA लिखूंगा। अगर सॉल्यूट है तो इसी को मैं WB लिखूंगा। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है उसकी बात कर रहा हूँ, तो VS, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं VS लिखूंगा। VA जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए लिखूंगा और VB जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के लिए मैं लिखूंगा। तो इन टर्म्स को जो है हम आगे जब हम मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी या फिर मोलैलिटी कर रहे होंगे तो भी हम इन टर्म्स को यूज करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या थी? तो अब तक हमने जो भी किया इससे पहले, मोल फ्रैक्शन से पहले, पार्ट्स पर मिलियन या फिर परसेंटेज जितना भी हमने किया, तो वो हम डायरेक्ट मासेस को कंसिडर कर रहे थे या डायरेक्ट वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे थे। कहने का मतलब है कि अगर 100 ml पानी में अगर मैं 4 ग्राम 100 ml पानी में अगर मैं 4 ग्राम NaCl मिला रहा हूँ तो उसका परसेंटेज कितना होगा NaCl का। तो हम डायरेक्ट मासेस को कंसिडर कर रहे थे। लेकिन मोल फ्रैक्शन में हम मासेस को कंसिडर करेंगे लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि पहले हम यहाँ पर मोल को कंसिडर करेंगे कि मोल्स का फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो आ जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ कंपोनेंट A या फिर डिजायर्ड कंपोनेंट या फिर सॉल्यूट भी कह सकते हैं उसको। इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of solute to total number of moles in solution. Ratio of number of moles of solute to total number of moles in solution. तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वो सोल्यूशन के अंदर ही होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो पूरे सोल्यूशन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है वो। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यही होगा विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एक तरीके से सोल्यूशन का ही हो गया वो। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जैसे हमने पहले सिंबल्स लिखे थे तो उस हिसाब से हम इन दोनों को, मतलब इन दोनों चीज़ों को जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, इन दोनों चीज़ों को हम कैसे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने कहा था कि वो B से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से। अब
नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा एन बी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन किसका नंबर ऑफ मोल्स है, सोल्यूट का, तो वो एन बी हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बारी आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ए से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन होगा, ये मोल फ्रैक्शन होगा, ये मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एन बी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कई बुक्स में कैपिटल एक्स से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम अगर स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक्स बी हो जाएगा, और वो इसके बराबर आ जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या फिर अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी कहते हैं, या फिर पहला कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट कहते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, तो ये सेकंड कंपोनेंट का आ गया, कंपोनेंट बी का, सॉल्यूट का आ गया। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहे, या फिर जो ए है कंपोनेंट उसका हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहे, तो वो हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो ये दोनों फॉर्मूलेज यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर B है, B का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो B है वो ऊपर होगा, न्यूमरेटर में होगा, और टोटल से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर हम A के लिए निकाल रहे हैं या फिर सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो न्यूमरेटर में होगा, और उसको हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। तो इसी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। Calculate the number of moles of water and HCl in a solution containing 36.5 gram of HCl and 72 gram of water। एक सॉल्यूशन है, मैं एक फिगर बना देता हूँ। ये एक बीकर है, इसके अंदर, इस बीकर के अंदर 36.5 ग्राम HCl है और 72 ग्राम H2O है। तो 36.5 ग्राम HCl है और 72 ग्राम जो है वो वाटर है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअली यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखना था, मुझे मोल फ्रैक्शन लिखना चाहिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकालेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे HCl का और वाटर का। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 36.5 ग्राम HCl और 72 ग्राम जो है वो वाटर है। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को हम कैसे असाइन करें, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। वैसे आप अपनी मर्जी से भी इसको असाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। लेकिन जो कम क्वांटिटी है यहाँ पर हम उसको सॉल्यूट ही मान लेते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी है उसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है। अगर हम एक्स बी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, यही होगा। अगर हम एक्स बी की बात करें तो हमें एक्स बी के लिए एन बी की भी जरूरत पड़ेगी और एन ए की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बी का भी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ए का भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लेते हैं, ए का भी और बी का भी। तो एन ए, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाला था, जब हमने मोल कंसेप्ट किया था तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाला था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो अगर एन ए की बात करें तो उस केस में गिवन मास कितना है 72, और मोलर मास कितना होगा वाटर का 18 होता है। तो 72 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल्स टू 4 मोल्स। 4 मोल्स तो हमारा पानी का आ गया। अब एन बी निकालते हैं, एन बी जो कि HCl है वो है 36.5। अब 36.5 है
जो मतलब हमारा गिवन मास है वो 36.5 है। मोलर मास कितना होता है HCl का, H1 और Cl 35.5, तो वो भी 36.5 होता है। तो 36.5 इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो Na जो है वाटर के 4 मोल्स है इस सोल्यूशन के अंदर, और जो HCl है उसका सिर्फ 1 मोल है सोल्यूशन के अंदर। तो अब यहाँ से हम अगर पहले Xb की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Xb की वैल्यू क्या आएगी, Nb जो है 1 मोल के बराबर है, Nb जो है वो 1 मोल के बराबर है, और Na 4 मोल के बराबर है। तो 4 + 1, ये वैल्यू क्या आ गई 1/5, 1/5, या फिर इसको आप अगर डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक तो हमारा निकल गया, मोल फ्रैक्शन किसका निकल गया, Xb, यानी कि B किसको माना था, HCl को, तो HCl का हमारा मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब अगला है वाटर का, तो XA के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो Na हमारा कितना है, Na जो है वो 4 है, और Na प्लस Nb यानी कि 4 + 1 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। तो 4/5 जो है ये मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का। अब जो चीज़ मैं आपको पहले बताने वाला था वो मैं अब बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी थी जब हम मोल फ्रैक्शन को जो उसके फॉर्मूलेज डिफाइन कर रहे थे तब, कि XA प्लस XB, अगर ये जो न्यूमेरिकल है इससे अगर हम XA प्लस XB दोनों को हम ऐड कर दें, यानी कि दोनों ही मोल फ्रैक्शंस को हम ऐड करें, तो क्या होगा, XA की वैल्यू है 1/5 और XB की वैल्यू है 4/5। तो 1/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर हमारे 2 कंपोनेंट है किसी सोल्यूशन के अंदर, तो दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन को अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 आएगी। अगर 3 कंपोनेंट होते हैं इसी सोल्यूशन के अंदर, जैसे अगर HCl है, HCl के साथ अगर मैंने NaCl भी इसी के अंदर डाल दिया और वाटर भी है, 3 अलग अलग कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम आता वो इक्वल टू 1 आता। तो कहने का मतलब है, अगर हम अभी के लिए तो 2 कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, XA और XB, ये दोनों जो है इसका सम जो है वो 1 के बराबर होगा।